हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कंसेप्ट। आज की वीडियो में हम 5 ईयर प्लान के बारे में समझेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है, हम सब जानते हैं। ये नया सर्कमस्टेंसेस, नया चैलेंजेस, नया गोल अराइज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो वैसे वैसे प्लानिंग को भी चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, आज 2025 चल रहा है। 2025 आज से 10 साल पहले 2015 में ये जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट था, इसको चेंजेस कर दिया गया है। ये रिप्लेस हो गया नीति आयोग के द्वारा। मतलब इसके बदले नीति आयोग को अपनाया गया है, क्योंकि इकोनॉमी एक इवॉल्विंग है, ऑलवेज इवॉल्विंग इकोनॉमी। तो इसलिए ये चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी चेंजेस हो रहा है, तो मतलब पॉलिसी को भी चेंजेस करना होगा। बट आज के इंडिया जहाँ पर भी खड़ा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, तो उस फाउंडेशंस को बनाने में 5 ईयर प्लान का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशंस रहा है। तो इसलिए अगर हम इंडिया के आर्थिक सफ़र को समझना चाहते हैं तो 5 ईयर प्लान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्लानिंग कमीशंस क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स क्या है। ठीक है, इसका फॉर्मेशंस क्या है, प्लानिंग कमीशंस का फॉर्मेशंस क्या है, क्या रोल है, क्या स्ट्रक्चर्स है इसका। उसके बाद एक एक करके जो प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट ईयर प्लानिंग, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, एक एक करके समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सब कुछ क्लियर तरीक़े से समझाया गया है। अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्लानिंग कमीशंस से। प्लानिंग कमीशन स्टेबलाइज्ड हुआ था 15 मार्च 1950 को, ये स्टेबलाइज्ड हो गया। इसका मेन पर्पस है फॉर्मुलेटिंग 5 ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट है उसको फॉर्मुलेट करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना और इसको रेगुलेट करना। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था पहले, उस टाइम, अभी तो नहीं है प्लानिंग कमीशन, तो उस टाइम 2015 तक जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था वही उस 5 ईयर प्लान का, उस प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता था। ठीक है, इसके अलावा एक डेप्यूटी चेयरमैन होता था और फुल टाइम मेंबर्स कुछ होता था जो कि इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस से बहुत स्पेशलिस्ट था। इसके अलावा मेंबर सेक्रेटरी था और एक्स ऑफिशियो मेंबर, जैसे जितना कैबिनेट मिनिस्टर होता था, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट दफ्तर था उस टाइम, फाइनेंस दफ्तर, फाइनेंस जो होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, वो सब एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता था प्लानिंग कमीशन का। समझ गए। अब देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। प्लानिंग कमीशंस के 2.5 साल बाद 2.5 ईयर्स के बाद ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को स्टेबलाइज किया गया था। मतलब फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, उसी टाइम, उसी के दौरान ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया था, जो 6 अगस्त 1952 को स्टार्ट हुआ था। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई मेंशंस नहीं है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि ये कोई पार्लियामेंट का एक्ट के जरिए नहीं बनाया गया। मतलब ये कोई लॉ के जरिए नहीं बनाया गया, ये एक रेजुलेशंस के, जो कैबिनेट मिनिस्टर का रेजुलेशंस के जरिए इसको बनाया गया है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑल्सो। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस से जो 5 ईयर प्लान जो उसका ड्राफ्ट बनता था, तो उसको फाइनल वर्जन्स को अप्रूव करता था। और इसके अलावा ये सेंटर और स्टेट, इंडिया एक फेडरल स्टेट है, मतलब स्टेट का भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसको भी डेवलप करना है। अगर इंडिया को डेवलप करना है तो स्टेट को भी डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए सेंटर और स्टेट के कोऑपरेशंस बहुत ज़रूरी है।
स्पेसिफिकली इसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया, इंश्योर कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। इसके अलावा नेशनल जो पॉलिसी बनता था, जो प्लान के जरिए पॉलिसी बनाता था, तो उस पर डिस्कशन करना, कौन सा सेक्टर में प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, कम देना है, ये भी डिस्कशन करना। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाए या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, इस पर ये डिस्कशन करता था। इसके अलावा ये प्लानिंग का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, ये भी इवैल्यूएट करता था ये कमीशन। ठीक है, ये काउंसिल। इसका अगर कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस एनडीसी। ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन, एक प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन होता था, फुल टाइम मेंबर होता था, जो यूनिट कैबिनेट मिनिस्टर है, जैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो ये सब लोग जो फाइनल मेंबर होता था। और जो जितना भी स्टेट है उसका जो चीफ मिनिस्टर है वो फाइनल मेंबर, जो मेंबर फुल टाइम मेंबर होता था। जो चीफ मिनिस्टर ऑफ जितना भी स्टेट है, जितना भी राज्य है, उसका जो चीफ मिनिस्टर है वो फुल टाइम मेंबर होता था। ठीक है। और जो जितना भी यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी, तो जिस जिस यूनियन टेरिटरी पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब लोअर जो जैसे वेस्ट बंगाल में किसी भी स्टेट में एमएलए होता है, तो बहुत सारी यूटी में भी होता है। तो जहाँ पर वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा वहाँ सीएम रहेगा, तो सीएम भी उसका उस यूटी का सीएम होगा मेंबर। और जितना भी यूटी है जहाँ पर जो गवर्नमेंट नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ही विल बी द ही वॉज द फुल टाइम मेंबर ऑफ दिस कमीशन। ठीक है। मतलब वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कौन आता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी से जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं था। देखिए, अब देखते हैं एक एक करके प्लानिंग को। ठीक है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56। ठीक है। तो ये जो स्टार्टेड हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। उस टाइम पीएम कौन था, जवाहरलाल नेहरू। ही इज़ ऑल्सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो ये भी जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन था उस टाइम। ठीक है। इस प्लान की प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी। इस प्लान की जो प्रायोरिटी था वो था एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है। एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी मतलब एग्रीकल्चर पर हमारा निर्भर बनाना। ठीक है। और साथ ही इकोनॉमी को स्टेबलाइज्ड करना भी, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन भी था। ये हेरोडोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ इसके ऊपर बेस्ड था। और इसके ज़रिए कुछ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, जैसे भाखरानागल डैम को और हीराकुद डैम, इस टाइप के मेजर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। साथ ही 1952 में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से 1952 में बना था, तो इसको भी ये उस टाइम स्टार्टेड हुआ था। ठीक है। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का मतलब है जितना भी रूरल एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट करना, सड़क बनाना, उसका एडुकेशन, वहाँ पर एडुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो ये सब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है। तो ये 1952 में स्टार्टेड हुआ था, तो जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जरिए हुआ था। तो इसका टारगेट जो जीडीपी टारगेट था ये 2.1% था। तो मतलब ये करीब सक्सेस हुआ था। 3.6% ये मतलब सरप्लस से हो गया था जीडीपी। ये बहुत सक्सेसफुल था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान को 1956 से 61। तो ये पीसी मोहलानोबिस के मॉडल पर बेस्ड था ये सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि पीसी मोहलानोबिस को आर्किटेक्ट ऑफ
प्लानिंग कमीशन, मतलब इंडियन प्लानिंग कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका इसका जो मेन मोहल्ला निवेश का जो मेन आइडिया था, ये था कि इंडिया को हेवी और कैपिटल गुड्स पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्री जिसमें बड़ी बड़ी मशीन हो, स्टील प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसी पर मोहल्ला सेकंड 5 ईयर प्लान पर जोर दिया गया था कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पहले मशीन्स बनाएगा उस टाइप का मशीन्स पहले बनाना होगा डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए ये जो हैवी इंडस्ट्री पर या फिर स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी, स्टील प्लांट को स्टेबलाइज किया था इस टाइम। तो इस टाइम जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था, जो मेजर प्रोजेक्ट हुआ था, वो स्टील प्लांट भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, उस टाइम स्टील प्लांट को स्टेबलाइज्ड किया गया था। उसके अलावा ONGC 1956 में इसको भी स्टेबलाइज्ड किया गया था, जो कि गैस उत्तोलन के लिए जो नेचुरल गैस है और नेचुरल ऑयल है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्टेबलाइज्ड किया गया था। ये टारगेट था GDP का 4.5%, ये अचीव हुआ था 4.2%, मतलब करीब करीब ये भी एक सक्सेस मॉडल था, सेकंड 5 ईयर प्लान था। अब देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान को, जो 1961 और 66 के जरिए हुआ था। हाँ, इस प्लान का जो मेन उद्देश्य था, भारत को एक ऐसा इकोनॉमी बनाना जो खुद के दम पर चल सके, यानी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, ठीक है। इसमें फोकस किया गया था बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान में जो इंडस्ट्री है उस पर फोकस किया गया था, और थर्ड 5 ईयर प्लान में दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चला था, ठीक। ये मेजर पॉलिसी उस टाइम का था ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हाई यील्ड वैरायटी है सीड्स, उसको यूज़ किया गया था। तो ये स्टार्टिंग फेज था ग्रीन रेवोल्यूशंस का, ठीक है। अराउंड GDP 3.9% पर एनुअम हुआ था। इसका टारगेट जो था, इसका टारगेट था 5.6%, ये अचीव नहीं हो पाया, 2.5% अचीव हुआ था, और टारगेट था 5.6%, मतलब ये फेल्यूर था थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक। अब आता है प्लान हॉलीडे। तो इस पर जो 1966 और 69, इस पीरियड को प्लान हॉलीडे बोलता है। जो थर्ड 5 ईयर प्लान हुआ, ये सक्सेस नहीं था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, जैसे इंडिया पाक वायर, इंडिया चाइना वायर, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जो एग्रीकल्चर ठीक ठाक नहीं था, ड्रॉटेड हुआ था। तो इसलिए इसको जो 1966 में स्टार्टेड होना चाहिए था फोर्थ 5 ईयर प्लान को, तो उस टाइम इसको रोका गया था और प्लान हॉलीडे को अपनाया गया था। तो ये प्लान हॉलीडे 1962 और 1965 में जो इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के जो वार हुआ था, उसके लिए ये स्टॉप था उस टाइम, और इसी की वजह से बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी पर बहुत सारे प्रेशर आया था। तो इसके ज़रिए ये स्टार्टेड नहीं हो पाया, और उस टाइम जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत था, क्योंकि उस टाइम का जो PM था वो जवाहरलाल नेहरू, उसका डेथ हो गया था। उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री आया 66 में, उसका भी डेथ हो गया था, देहांत हो गया था। इसके अलावा ये इंडो चाइना वायर, इंडो पाकिस्तान वायर, ये भी एक मेन रीजन्स है। और उसके अलावा बहुत सारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी ठीक ठाक इम्प्रूव नहीं हुआ था, उस टाइम ड्रॉट स्टार्टेड हुआ था। तो ये भी एक रीजन्स है कि उस टाइम जो 5 ईयर प्लान था उसको कैंसिल करना पड़ा। उसके बदले प्लान हॉलीडे को 1966, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, मतलब हर साल एक प्लानिंग करता था और उसको अचीव करने का कोशिश करता था। ये था प्लान हॉलीडे का मेन उद्देश्य, ठीक है।
इसके बाद आया फोर्थ 5 ईयर प्लान। इस प्लान का मेन फोकस था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। तो मेजर प्रोग्रेस जो था पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे पुअर फैमिली को गवर्नमेंट राशन दे रहा है, तो ये था पीडीएस सिस्टम, यानी गरीब लोगों को सस्ती दर पर अनाज देने के लिए जो राशन सिस्टम को अपनाया था तो उसको बोलते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड बियॉन्ड पंजाब एंड हरियाणा। देखिए पंजाब एंड हरियाणा में ये स्टार्टेड हुआ था, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस था। उसके बाद ये बहुत सारे कंट्री में ये स्प्रेड हो गया था। तो ये जो स्प्रेड हुआ था तो फोर्थ 5 ईयर प्लान 69-74 में ये ज़्यादातर स्प्रेड हुआ था। जीडीपी टारगेट 5.7 था, 5.7% था जीडीपी टारगेट, ये भी अचीव नहीं हो पाया, 4.4% अचीव हुआ था। ठीक, तो ये था फोर्थ 5 ईयर प्लान। देखिए जितना भी हर प्लान में जितना भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हुआ था, बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह हुआ था, उसी को मैंने इस वीडियो पर मेंशंस किया है। और बहुत सारे स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशंस है उसको मैंने नहीं डाला है इस वीडियो में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वो नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को मैंने इस जो हर स्लाइड में मैंने इसको ऐड किया है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो 1974 से 79 में ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया था। ये प्लान बनाया गया डीपी धर के द्वारा। ये प्लान बनाया गया डीपी धर जो एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो है गरीबी हटाओ। उस टाइम का पीएम था श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी था उस टाइम का पीएम, जो गरीबी हटाओ को नारा लगाया था। ठीक है, तो इसका जो मेजर स्कीम था वो है मिनिमम नीड प्रोग्राम। ठीक है, एमएनपी जैसे एडुकेशन, स्वास्थ्य, इस पर ये मिनिमम नीड्स है। तो इसको हर स्टेट में, हर कंट्री में इसको अप्लाई करना, ये भी इसका मेजर स्कीम था। और आईआरडीपी जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स 1978 में इसको अपनाया गया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए ये एक प्रोग्राम स्टार्टेड किया था कि हर जो ग्राम है, हर विलेज में वहाँ का जो स्वास्थ्य है, एडुकेशन से, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर डेवलपमेंट करना, ये इसका मेन उद्देश्य था आईआरडीपी का। और 20 पॉइंट प्रोग्राम्स 1970 में जो 20 डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स दिया गया था, तो ये भी उस टाइम दिया गया था। जीडीपी ये सक्सेसफुल प्लान था। 4.4 जीडीपी टारगेट था और 4.8% ये टारगेट अचीव हुआ था। तो ये था 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975। ये जो था इंदिरा गांधी ने 1975 में 20 इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किया गया इस टाइम। तो 20 इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया था उसको, जिसके गरीबी कम करना, जैसे बेरोजगारी दूर करना, महिला का विकास, तो ये सब बहुत सारे चीज़ था जो कि ये 20 पॉइंट का पार्ट्स था। ठीक है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट इसी टाइम में हुआ था उसका। हाँ, उसके बाद आता है रोलिंग प्लान। देखिए, लेकिन 1978 में सरकार चेंज हो गया और कौन आया? जनता पार्टी आया। जनता पार्टी 1978 में आया था। तो जब ये 1970 जनता पार्टी आया तो ये 5 ईयर प्लान को, 5 ईयर जो प्लान था इसको बंद कर दिया, रद्द कर दिया। इसके बदले फिर से रोलिंग प्लान
फिर से रोलिंग प्लान को अपनाया गया। मतलब ये भी है 1978 से 79 तक एक प्लानिंग हुआ था 1 साल के लिए, उसको रिवाइज्ड किया 1979 में। फिर 1979 से 80 तक एक प्लानिंग बनाया, उसको बाद में रिवाइज अगेन, ठीक है। तो एवरी ईयर ये टारगेट वाज रिवाइज्ड बेस्ड ऑन करंट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये था रूलिंग प्लानिंग कमीशन। इसके बाद आया 6 5 ईयर प्लान। तो ये टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए जैसे एक फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस टाइम पॉपुलेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक स्टेप लाया गया था। तो ये है टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस टाइम। तो इसके लिए एक ये प्लान का मेन उद्देश्य था कि पॉपुलेशंस को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो ये भी एक स्कीम था उस टाइम। जितना भी जो कपल्स है, अगर वो स्टेप लिया है कि किसी भी तरीक़ा से पॉपुलेशंस को कंट्रोल किया जाए, तो इस टाइप का जो स्टेप लिया है हर फैमिली ने, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट दिया गया उस टाइम इस प्लान ने। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स IRDP को ये भी एक इसी के ज़रिए IRDP लॉन्च हुआ था इस टाइम। और ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जो सीबरावन कमेटी था, सीबरावन कमेटी के रिकमेंडेशंस में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को स्टेबलाइज्ड किया था। IRDP स्टेबलाइज्ड हुआ था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स IRDP, फोकस्ड ऑन एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल प्रोडक्शन, इसमें फोकस किया गया था। टारगेट था 5.2% GDP टारगेट, और इसका एक्चुअल ग्रोथ 5.7% हुआ था। मतलब बहुत सक्सेसफुल था ये भी 6 5 ईयर प्लान भी बहुत सक्सेसफुल रहा। 7th 5 ईयर प्लान 1985 to 90, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन को, इसको भी बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करते हुए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। एंटी प्रोवाइटी प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया गया था इस टाइम। इसका GDP जो टारगेट था 5.5% था, तो मतलब ये भी बहुत सक्सेसफुल था, 6% अचीव हुआ था, मतलब सरप्लस GDP हो गया था। यह 7th 5 ईयर प्लान है। एनुअल प्लान 1990 to 92, उस टाइम क्या हुआ था? 91 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। जो इकोनॉमिक क्राइसिस 19 BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी बोलते हैं इसको। तो ये उस टाइम का प्रॉब्लम है। तो उस टाइम भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं था। अच्छा, बार बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण गवर्नमेंट डिसॉल्व होता था उस टाइम। तो इसके पीछे मेन रीजंस क्या था? क्योंकि उस टाइम एंटी डिफेक्शंस लॉ नहीं था। एंटी डिफेक्शंस लॉ की वजह से जो भी लीडर है, अगर कुछ भी कन्फ्लिक्ट हुआ अपने पार्टी से, तो तुरंत वो पार्टी बदल लेता था। दैट वाज द मेन रीजंस कि गवर्नमेंट का जो मेजोरिटी है वो घट जाता था और वो सरकार गिर जाता था। तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उस टाइम एंटी डिफेक्शंस लॉ नहीं था। बाद में 1992 में एंटी डिफेक्शंस लॉ आया। उसके बाद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंटिन्यूसली रहा है। आज के डेट में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट है, और स्टेबल गवर्नमेंट अगर होगा तो डेफिनेटली उस कंट्री इम्प्रूव होगा, वो कंट्री ग्रो करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये है उस टाइम का प्रॉब्लम, क्योंकि एंटी डिफेक्शंस लॉ ये रूल्स नहीं था, कोई भी पार्टी चेंज करता था इमीडिएटली। तो 1991-92 में ये एक मेजर प्रॉब्लम
इंडिया फेस कर रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 और 1992 में। उसके बाद तो 92 में जो इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जिसको एलपीजी फार्मूला, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रहा था उस टाइम, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत था उस टाइम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। तो इस प्रॉब्लम को रिजल्व करने के लिए ये एलपीजी फार्मूला लाया गया था। तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था पीवी नरसिंह राव, और जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो था मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उसका कंट्रीब्यूशंस बहुत है इस इकोनॉमिक क्राइसिस से, जो हम रिकवर कर पाए उसके लिए बहुत उसका कंट्रीब्यूशंस रहा है दोनों का। तो 8 5 ईयर प्लान 1992 में फिर से स्टार्ट हुआ, 1992 और 97 में। ये मॉडर्नाइजेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइजेशंस के लिए ये प्रमोट किया गया था इस 5 ईयर प्लान के ज़रिए। और उसी प्लान के ज़रिए 1995 में ये वर्ल्ड ट्रेड WTO का मेंबर बन गया इंडिया। और उस टाइम जो 92 एंड 90 जो 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट एक्ट था उस टाइम, जो 1992 में दोनों आया था, तो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड किया गया था, मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज्ड किया गया था। तो ये 8 5 ईयर प्लान में ही हुआ था। टारगेट ग्रोथ कितना था? 5.6%, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट था 6.8%, मतलब बहुत सक्सेसफुल था। एलपीजी फार्मूला स्टार्टेड हो गया था तो डेफिनेटली सक्सेस तो होगा। 9th 5 ईयर प्लान, इसका मेन पर्पस था पॉवर्टी को एंड इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, एग्रीकल्चर पर फोकस्ड करना और रूरल डेवलपमेंट पर जोर देना। प्राइमरी एजुकेशन जैसे सर्व शिक्षा अभियान उस टाइम के बाद आया, तो इसका भी फाउंडेशन इसी से हुआ था। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स ये स्टार्टेड हुआ था। रोड एंड पावर जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हर गांव में, तो ये सब ये इसी टाइम ये स्ट्रक्चर स्टार्टेड हुआ था। उस टाइम का जो इम्पोर्टेंट कुछ प्लानिंग कुछ योजनाएँ था वो था स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, सरकार योजना, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़ के लिए था। PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, बेसिक नीड्स इन विलेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग, ये सब बेसिक चीज़ें फुलफिल करने के लिए ये भी एक योजना था। और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना 6 to 14 ईयर के बच्चे के लिए बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान को स्टार्टेड किया था, जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना था इसका जरिए। 10th 5 ईयर प्लान 2002-2007, तो इसका जो एम था पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इसको मिनिमम हाफ करना और 80 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। और इसका जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ है तो ये रिड्यूस करना चाहा इस टाइम। सर्व शिक्षा अभियान कंटिन्यूड किया गया था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन में। रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया, तो जो जैसे रूरल हेल्थ केयर, बहुत सारे जो हेल्थ केयर स्टेबलाइज्ड हुआ था, बहुत सारे हॉस्पिटल स्टार्टेड हुआ था, स्टेबलाइज्ड हुआ था रूरल, तो ये भी रूरल हेल्थ मिशन के जरिए हुआ था। RTI एक्ट इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसको बढ़ाने के लिए RTI एक्ट 2005 आया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट NREGA एक्ट, जिसको बाद में मनरेगा स्कीम बोला गया है, ये 2005 में NREGA के फॉर्म में स्टेबलाइज्ड हुआ था। बाद में इसको मनरेगा स्कीम 2006 में ये बनाया गया है, रीनेम किया गया है। टारगेट को तो 8.1% था, बहुत हाई था टारगेट, तो ये अचीव करीब हो ही गया था। एक्चुअल ग्रोथ 7.6% था।
7.6%, 8.1 ये टारगेट था। 11th 5 ईयर प्लान 2007-2012 में, तो इसका जो मेन एम था वो हायर एजुकेशन को प्रमोट करना, और डिस्टेंस एजुकेशन में भी इसको भी प्रमोट करना, इस पर फोकस करना इसका मेन एम था। और आईटी एज वेल एज आईटी जो इंस्टीट्यूट है उस पर भी फोकस किया गया था उस टाइम। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये स्टेबलाइज्ड हुआ था। जैसे एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को उसको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी इसका मेन उद्देश्य था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में ये स्टार्ट हुआ था। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना इसका मेन उद्देश्य था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2008 में यूथ एम्प्लॉयबिलिटी, जो यूथ को एम्प्लॉयड देना, ये इसका नेशनल स्किल, उसको स्किल्ड लेबर, उसको स्किल्ड प्रोवाइड करना उसको, ये इसका मेन मिशन है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, जैसे हेल्थ केयर सिस्टम रूरल एरिया में ये स्टेबलाइज्ड हुआ था इस 5 ईयर प्लान के जरिए। राजीव आवास योजना ये स्टेबलाइज्ड हुआ था। स्लम फ्री इंडिया, मतलब कोई बोस्ती नहीं रहेगा, तो इसका मेन फोकस था कि जितना भी रूरल एरिया है, जितना भी गरीब लोग हैं, तो उसको आवास देना, उसको वासस्थान की व्यवस्था कर देना। भारत निर्माण कंटिन्यूड था, ये भी स्कीम था, पहले ही स्टार्टेड हुआ था, ये कंटिन्यूड किया गया था। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पर ये फोकस था इसका। टारगेट 9% था, ये भी अप्रोक्सीमेटली 8% अचीव हुआ था। तो ये इसका मेन टारगेट 9% था GDP। 12th 5 ईयर प्लान 2012 एंड 17 फस्टर्ड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये इसका मेन एम था कि इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उस पर जोर दिया गया था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को प्रोवाइड किया गया था विलेज एरिया में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 को ये एक्ट लाया गया था। आधार एक्सपेंशन, बायोमेट्रिक बेस्ड जो वेलफेयर स्कीम वगैरह देने के लिए ये आधार स्कीम को स्टार्टेड हुआ था। उसको एक्सपेंस, पहले ही आधार ऑलरेडी स्टार्टेड हो गया था, इसको एक्सपेंस किया था, ठीक है, एक्सपेंशन किया गया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT, ये सिस्टम डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा, जो भी बेनिफिट जो भी होगा, जो भी तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। NULM ये 2013 में ये स्कीम भी लॉन्च किया गया था 12 5 ईयर प्लान के जरिए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी इम्प्रूव जो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ के लिए, ये एम्प्लॉयड करने के लिए। स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 में स्टार्टेड हुआ था, जो अभी भी लॉन्च, जो नीति आयोग है वो ये काम कर रहा है। ग्रोथ रेट वाज 9%, तो ये था। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया मानता हो, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चंस अभी भी पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं अभी नीति आयोग आ गया कि वो क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये हिस्टोरिकल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जो इंडिया खड़ा है तो उस पर बहुत इसका कंट्रीब्यूशन है, तो ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।